हेलो टू ऑल यंग माइंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंटिटी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए थे टाइप्स ऑफ एसिड, कितने तरह के एसिड्स हैं उसको हम लोग देखे थे। तो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या होता है? तो सबसे प्रॉपर्टीज किसी चीज़ का भी अगर हम लोग देखें तो दो तरह का प्रॉपर्टी शो करता है। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेकेंड वन इज़ केमिकल प्रॉपर्टी। तो अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी का बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेस्ट के बारे में। तो एसिड कौन सा टेस्ट प्रोवाइड करेगा? तो हम पहले आपको बता दिए थे जितने सारे सब्सटेंस हैं सबको ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट तीन भाग में कैटेगराइज किया गया था। सार टेस्ट वाले को एसिड कहा रहा था, बीटा टेस्ट वाले को बेस कहा जा रहा था और सॉल्टी टेस्ट वाले को सॉल्ट्स कहा जा रहा था। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम लोग एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब टेस्ट क्या होगा? इसका सार टेस्ट होगा। तो ऑलमोस्ट ऑल एसिडिक सब्सटेंस हैव और सार टेस्ट। तो जितने सारे एसिडिक सब्सटेंस है उसको क्या कौन सा टेस्ट होगा? सार टेस्ट होगा। नेक्स्ट है आपका कोरोसिव इन नेचर। कोरोजन क्या होता है? अगर कोई भी मेटल पर एसिड डालते हैं तो मेटल को खुरदुरा कर देता है, उसको कोराइड कर देता है। तो उसी को हम लोग को कहते हैं कोरोसिव इन नेचर। तो मोस्ट ऑफ द एसिड आर कोरोसिव इन नेचर। तो बहुत सारे एसिड जो है वो कोरोसिव नेचर। तो बहुत सारे एसिड कहने का ये मतलब जितने सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हर एक एसिड कोरोसिव इन नेचर होता है। दे प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन एंड होल इन द क्लॉथ्स ऑन विच दे फॉल। अगर ये स्किन पर चल जाए तो वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन, जैसे आप सुने होंगे एसिड अटैक हो गया। तो एसिड अटैक में क्या होता है? जैसे ही एसिड फेंका जाता है तो उसके स्किन को बर्न कर देता है, जला देता है, क्योंकि वो कंसनट्रेटेड एसिड होता है। तो दे प्रोड्यूस बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन एंड होल इन द क्लोथ्स ऑन विच दे फॉल। तो जहाँ पर भी ये गिरेगा, कोई भी क्लोथ्स पर जब ये गिरता है तो वहाँ पर होल क्रिएट कर देता है। इसी को हम लोग कहते हैं कोरोसिव नेचर। नेक्स्ट है आपका फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बारे में हम लोग जानते हैं जो कोई भी सब्सटेंस कितने स्टेट में रह सकता है? तीन स्टेट में रह सकता है, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। लेकिन ये सॉलिड और लिक्विड दो ही स्टेट में रहता है। लेकिन आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखें तो वेपर फॉर्म में होता है, वो बहुत जल्दी वेपर फॉर्म में जाता है, लेकिन स्टोर होता है लिक्विड फॉर्म में ही। तो एसिड कैन बी प्रेजेंट इन द लिक्विड और सॉलिड स्टेट। फर्स्ट वन इज बोरिक एसिड H3BO3, ये आपका सॉलिड होगा। ऑक्जेलिक एसिड COH का होल 2, ये भी सॉलिड होगा। और फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये भी क्या होगा? सॉलिड होगा। लेकिन अगर आप देखें लिक्विड स्टेट का बात, तो एसिटिक एसिड CH3COOH और फॉर्मिक एसिड HCOOH, ये दोनों होगा क्या? लिक्विड। बहुत सारा एग्जाम्पल है, लेकिन आप 1 2 3 याद रखें, इसी से आपका काम चल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं फिजिकल स्टेट कितने तरह के हो गए? सॉलिड एंड लिक्विड। अब नेक्स्ट है आपका इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इंडिकेट करता है जो ये सॉलिड है, सॉरी ये एसिड है या फिर बेस है। तो इंडिकेटर के बारे में अभी आपको नहीं पढ़ाए हुए हैं, लेकिन इंडिकेटर के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करवाएंगे हम। तो लेकिन अभी इंडिकेटर करता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी जान लेते हैं। दे अफेक्ट द इंडिकेटर एज गिवन बिलो। तो ये जो एसिड है इंडिकेटर पर इफेक्ट करता है, तो वो किस तरह से करता है देखिए। फर्स्ट वन इज ब्लू लिटमस पेपर। एक ब्लू लिटमस पेपर इंडिकेटर है, उसको जैसे ही एसिड में डालते हैं तो ये ब्लू टू रेड हो जाता है। तो रेड कलर में जैसे ही कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब हम लोग सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन है। तो मान के चलिए ये लिटमस पेपर है, इसको अब जैसे ही एसिड में डालेंगे तो ये रेड टू क्या हो जाएगा? सॉरी, ब्लू टू रेड हो जाएगा। जैसे ही अपना कलर रेड में कन्वर्ट कर लिया तो हम लोग क्या मानेंगे? जिस सॉल्यूशन में हम लोग डिप कर रहे हैं वो एसिडिक सॉल्यूशन है। एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड H3H2CO3 टर्न ब्लू टू पिंक। यहाँ पर रेड दे रहा है, सारे का सारा एसिड जो है वो रेड में कन्वर्ट करेगा, लेकिन कार्बोनिक एसिड कौन सा कलर देगा? पिंक कलर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपका इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को जैसे ही एसिड में डालेंगे तो ऑरेंज टू क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी रेड कलर प्रोवाइड करेगा। थर्ड है आपका फिनोप्थिलीन। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे आगे चलकर। अभी केवल आप देख लीजिए कलर में क्या चेंज हो रहा है, क्या इफेक्ट कर रहा है क्या एसिड। तो फिनोप्थिलीन
तो रिमेन कलरलेस, फिनोप्थलीन अगर हम लोग एसिड में डालते हैं या फिर एसिड को फिनोप्थलीन में डालते हैं तो वहाँ पर कलर चेंज नहीं करेगा, जो कलर है वैसा ही कलर रहेगा। टर्मरिक पेपर रिमेन कलरलेस, टर्मरिक पेपर का जो कलर होगा वही रहेगा, उसका कोई भी कलर चेंज करने वाला नहीं है। इसका मतलब टर्मरिक पेपर एंड फिनोप्थलीन ये दोनों पर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर एसिड के बारे में हम लोग को जानना है तो हम लोग ब्लू लिटमस पेपर या फिर मिथाइल ऑरेंज का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम जानते हैं जैसे ही एसिड को हम लोग वाटर में देते हैं वहाँ से H+ आयन रिलीज़ करता है, और H+ आयन रिलीज़ करने की वजह से जो कंटेनर होगा उसमें आयंस रहेगा, और आयंस में जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे तो वो क्या होगा, कंडक्ट करने लगेगा। जहाँ कहीं भी आयंस होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। और इसमें भी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड में भी क्या होगा, आयंस होगा, और इस वजह से ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। नेक्स्ट है आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। अब केमिकल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, एसिड किसके साथ कंबाइन करके क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला है आपका रिएक्शन विथ मेटल। अगर मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो क्या चीज़ फॉर्म करेगा, एसिड रिएक्ट विथ मेटल व्हिच आर प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन इन द एक्टिविटी सीरीज टू लिबरेट हाइड्रोजन एंड करस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स आर फॉर्म। तो यहाँ पर कह रहा है एवब हाइड्रोजन। एवब हाइड्रोजन कहने का क्या मतलब है, जो आपको हम रिएक्टिविटी सीरीज याद करवा चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का वीडियो देख लीजिए एक बार। वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है, वो सब के सब एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के बाद सॉल्ट्स का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर देखें मेटल अगर डाइल्यूट एसिड के साथ कंबाइन कर रहा है तो मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जैसे Zn अगर H2SO4 के साथ कंबाइन किया तो ZnSO4 एंड H2 गैस रिलीज करेगा। अगर FeH2SO4 के साथ कंबाइन करेगा तो FeSO4 एंड H2 गैस रिलीज करेगा। नेक्स्ट है अगर MgHCl के साथ कंबाइन करेगा तो MgCl2 प्लस H2 गैस यहाँ से रिलीज करेगा। तो ये सब के सब क्या है, Zn Fe Mg ये सब के सब हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस्ड है, जिस वजह से एसिड के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है और साथ ही साथ मेटल सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन विथ मेटल। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। तो अगर हम लोग मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर होता है। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। ये कैसे होता है हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। सॉल्ट्स का फॉर्मेशन और वाटर का फॉर्मेशन हम जानते हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको हम पढ़ाए हुए हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप्स है। आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस कंबाइन करके सॉल्ट्स एंड वाटर का फॉर्मेशन कर रहा था। तो इसका मतलब जहाँ कहीं भी सॉल्ट्स एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो आप कह सकते हैं वहाँ पर एसिड एंड बेस कंबाइन कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ कंबाइन करवा रहे हैं, मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ कंबाइन करवा रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, सॉल्ट्स एंड वाटर। तो एक तो एसिड है आपका, ये मान रहे हैं, लेकिन दूसरा क्या है, मेटल ऑक्साइड। तो एसिड के साथ तो बेसिक कंबाइन करके सॉल्ट्स एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा, इस वजह से आप मेटल ऑक्साइड को बेस कह सकते हैं। तो बेस कंबाइन विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। तो जैसे CuO कॉपर ऑक्साइड अगर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कंबाइन करता है तो CuCl2 का फॉर्मेशन करेगा, CuCl2 का फॉर्मेशन करेगा और H2O का फॉर्मेशन करता है। CuCl2 जो है वो सॉल्ट्स होता है, H2O तो वाटर है ही, यहाँ पर सॉल्ट्स एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। या ये एसिड है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस। इसलिए कहते हैं मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर।
अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग H2SO4 के साथ कंबाइन करवाते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? मैग्नीशियम सल्फेट का, और H2O रिलीज होता है। तो अगर H2O रिलीज होगा तब जाकर के यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर भी एसिड एंड बेस कंबाइन कर रहा है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है, MgO H2SO के साथ कंबाइन कर रहा है तो इसमें हो क्या रहा है जी, इसका फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ से थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। MgO डिसोसिएट करता है Mg2 प्लस प्लस O2 2 माइनस में, और यहाँ पर है H2SO4 भी डिसोसिएट करता है 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में। तो H2SO4 भी आयंस का फॉर्मेशन किया, MgO भी आयंस का फॉर्मेशन किया। अब जाकर के आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए Mg2 प्लस है तो प्लस वाले इसके माइनस के साथ, SO4 2 माइनस के साथ, और इसका माइनस वाला इसके प्लस के साथ चला जाएगा तो O2 माइनस H प्लस के साथ चला जाएगा, Mg2 प्लस SO4 2 माइनस के साथ चला जाएगा। जब आयंस का एक्सचेंज होगा तब जाकर के ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। तो जो कोई भी मेटल ऑक्साइड और एसिड के साथ कंबाइन हो रहा होता है तो वहाँ पर आयंस का एक्सचेंज होता है, जिस वजह से इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट का ही रिएक्शन का ही एग्जाम्पल था क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड है आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड अगर HCl के साथ कंबाइन करेगा तो यहाँ पर HCl जो है वो H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट करेगा, और CaO जो है Ca2 प्लस और O2 माइनस में डिसोसिएट करेगा। यहाँ पर 2 माइनस वाले इसके प्लस के साथ चला जाएगा, और ये Ca2 प्लस Cl माइनस के साथ कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जो कि कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर है। ये आपका दूसरा प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी था किसका, एसिड का। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर कंबाइन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा। मेटल कार्बोनेट किसको कहते हैं पहले उसको समझिए। अगर मेटल के साथ कार्बोनेट आयन आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं मेटल कार्बोनेट। अगर मेटल के साथ बाई कार्बोनेट आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं मेटल बाई कार्बोनेट। अब बात आई जो कार्बोनेट किसको कहते हैं और बाई कार्बोनेट किसको कहते हैं। तो कार्बोनेट आयन जो है वो CO3 2 माइनस होता है, और बाई कार्बोनेट आयन जो है वो HCO3 माइनस होता है। तो HCO3 माइनस आयन को हम लोग कहते हैं बाई कार्बोनेट आयन, और CO3 2 माइनस को हम लोग कहते हैं कार्बोनेट आयन। तो अगर कार्बोनेट के साथ मेटल आता है तो उसको मेटल कार्बोनेट कहेंगे, और बाइकार्बोनेट के पास अगर मेटल आता है तो मेटल बाइकार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको हम लोग कह सकते हैं। तो अगर दोनों के साथ एसिड कंबाइन करता है तो किसका फॉर्मेशन करेगा, मेटल सॉल्ट्स CO2 एंड H2O का फॉर्मेशन करता है। तो मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अगर एसिड कंबाइन करेगा तो मेटल सॉल्ट्स CO2 एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। जैसे Na2CO3, यहाँ पर देखिए CO3 क्या है, CO3 2 माइनस के फॉर्म में, इसको कार्बोनेट आयन कहते हैं तो इसको लोग मेटल कार्बोनेट कहेंगे। तो मेटल कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट अगर HCl के साथ कंबाइन करेगा तो NaCl CO2 एंड H2O का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पर CO2 गैस का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये H2O का फॉर्मेशन कर रहा है। दूसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, तो इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर HCl के साथ कंबाइन करवाएंगे तो फिर भी NaCl सॉल्ट्स CO2 गैस एंड H2O का फॉर्मेशन करता है। तो मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड कंबाइन करें या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ एसिड कंबाइन करें तो दोनों केस में आपका सॉल्ट्स CO2 एंड H2O का फॉर्मेशन होगा। अगर कैल्शियम कार्बोनेट का साथ HCl का कंबाइन करवा देंगे तो CaCl2 CO2 एंड H2O का फॉर्मेशन होगा। तो ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट का बात करें CaHCO3 का होल 2, ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। HCl के साथ कंबाइन करके CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 का फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गया रिएक्शन विथ कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का रिएक्शंस होता है एसिड के साथ तब जाकर के वहाँ से CO2 गैस रिलीज होता है।
यहाँ से ये जो टर्म है वो इम्पॉर्टेंट है, CO2 गैस कहाँ रिलीज होता है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। तो रिएक्शन एसिड का किसके साथ करवा रहे हैं हम लोग, बेस के साथ करवा रहे हैं। तो हम जानते हैं एसिड और बेस रिएक्शन जब करेगा तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेगा, और इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल है। तो इस रिएक्शंस को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आपके पूरे सिलेबस में बहुत बार आने वाला है, मैक्सिमम टाइम। तो एसिड एंड बेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर। तो एसिड प्लस बेस फॉर्म करेगा सॉल्ट्स एंड वाटर। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH के साथ कंबाइन करके NaCl प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा। H2CO3 KOH के साथ कंबाइन करके K2CO3 प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है। H2SO4 NH4OH के साथ कंबाइन करके NH4 का होल 2 SO4 प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है। तो ये एसिड और बेस का रिएक्शन है, ये इससे पहले भी पढ़ चुके हैं आप। तो इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है रिएक्शन विथ मेटालिक सल्फाइड एंड मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड। तो मेटालिक सल्फाइड के साथ करवा देंगे या फिर मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करवा देंगे तो क्या होगा। तो मेटालिक सल्फाइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड लिबरेट सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। जैसे सल्फाइड अगर एसिड के साथ कंबाइन करेगा, अगर सल्फाइड एसिड के साथ कंबाइन करेगा, तो अगर सल्फाइड एसिड के साथ कंबाइन करता है तो सॉल्ट्स प्लस वाटर प्लस SO2 का फॉर्मेशन करेगा। तो इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए, मेटल सल्फाइड, तो इसको डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, मेटल सल्फाइड अगर एसिड के साथ कंबाइन करेगा तो सॉल्ट्स प्लस वाटर प्लस SO2 गैस रिलीज करेगा। जिस तरह से मेटल कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा था एसिड के साथ तो वहाँ पर CO2 गैस रिलीज कर रहा था, उसी तरह से मेटल सल्फाइड अगर रिएक्ट करेगा यहाँ पर SO2 गैस रिलीज करेगा। तो नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल है इसका CaSO3 अगर H2SO4 के साथ कंबाइन करता है, CaSO4 प्लस H2O प्लस SO2 गैस रिलीज करता है। इसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फाइड। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड SO3 आयंस को SO3 प्लस आयन को सल्फाइड कहते हैं। HSO3 माइनस को हम लोग बाइसल्फाइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। तो NaHSO3 हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सोडियम, इसको पूरे का पूरे कह दीजिए बाइसल्फाइड। इसके साथ अगर HCl के साथ कंबाइन करेगा तो NaCl सॉल्ट्स H2O वाटर एंड SO2 गैस रिलीज करेगा। सोडियम सल्फाइड के साथ अगर कंबाइन किया H2SO4 तो H2SO4 के साथ कंबाइन करेगा तो Na2SO4, यहाँ से आप H2SO4 करते हैं इसको, तो H2SO4 के साथ अगर कंबाइन करेगा तब जा करके Na2SO4 प्लस H2O और प्लस SO2 गैस रिलीज करेगा। CaSO3 अगर कंबाइन किया कैल्शियम सल्फाइड अगर कंबाइन करेगा H2 के साथ तो CaCl2 प्लस H2O प्लस SO2 गैस रिलीज करेगा। तो ये था आपका रिएक्शंस विथ मेटल सल्फाइड एंड मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विथ वाटर। तो रिएक्शन विथ वाटर अगर वाटर के साथ कंबाइन करेगा HCl मतलब एसिड तो क्या होगा। तो एसिड आयोनाइज इन एक्वा सॉल्यूशन एंड द प्रोसेस इज एक्जोथर्मिक, दैट इज हीट इज रिलीज। बिल्कुल, अगर एसिड में आप वाटर देते हैं या फिर वाटर में एसिड देते हैं, दोनों में डिफरेंस है। होता क्या है, जो आप क्या चीज़ में क्या चीज़ देंगे। एसिड जो है बहुत ज़्यादा वाटर कैप्चरिंग होता है, तो अगर आप एसिड में वाटर देते हैं तो आपका फेस जलने का चांस होता है, लेकिन अगर आप वाटर में एसिड देते हैं तो वहाँ पर फेस जलने का चांस नहीं होता। तो आप कभी भी अगर मिक्स करें तो आप एसिड में वाटर नहीं दें, वाटर में एसिड दें, तब जाकर के आपका फेस नहीं जलेगा। जैसे ही आप वाटर में एसिड देते हैं तो
सही है, लेकिन एसिड में अगर वाटर देते हैं तो एसिड ऊपर की तरफ वाटर को पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो जैसे ऊपर की तरफ दौड़ेगा उसमें हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होता है, जिससे आपका फेस जलने का चांस होता है। तो इसको थोड़ा सा प्रिकॉशन लिया जाता है यहाँ पर, किस तरह से हम लोग मिक्स करेंगे। तो जब HCl को H2O के साथ कंबाइन करवा देंगे, मिक्स करेंगे, तो वहाँ पर H3O प्लस Cl माइनस आयन रिलीज होगा और हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो ये सब के सब रिएक्शंस है, आपको क्या आयोनाइज हो जाएगा। तो वाटर में एसिड आयोनाइज हो जाता है और हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होता है। सेकेंड है आपका H2SO4 अगर H2O के साथ कंबाइन कर लेगा तो H3O प्लस SO4 2 माइनस का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ जो कि H2O के साथ फर्दर कंबाइन करके हाइड्रोजनियम आयन्स का फॉर्मेशन कर लिया और सल्फेट आयन रिलीज हो गया और हाई अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होगा। अब नेक्स्ट है, अगर नाइट्रिक एसिड H2O के साथ कंबाइन करता है तो H3O प्लस का फॉर्मेशन करेगा। चूँकि नाइट्रिक एसिड से H प्लस आयन रिलीज करेगा, वो H प्लस आयन लेस स्टेबल होने की वजह से H2O के साथ कंबाइन करेगा और वो H2O अब H3O प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और HNO3 से कंबाइन करके NO3 माइनस का फॉर्मेशन, इसको नाइट्रेट आयन कहते हैं और हाई अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड। सभी एसिड में कॉमन क्या है। An acid is a substance which dissociate on dissolving in water to produce hydrogen ion। बिल्कुल सभी के सभी एसिड जो है वो वाटर में डिसोसिएट होकर के H प्लस आयन रिलीज करेगा। जैसे HCl को अगर H2O में आप देते हैं तो H3O प्लस और Cl माइनस आयन रिलीज करता है। अ कॉमन थिंग इन ऑल द एसिड इज दैट दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन्स व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो सभी एसिड में कॉमन क्या है, जब इसको वाटर में देते हैं तो H प्लस आयन रिलीज करता है। जैसे H2SO4 को अगर वाटर में देंगे, एक्वस में देंगे तो H प्लस और SO4 2 माइनस में कन्वर्ट होगा। CH3COOH को, ये तो ऑर्गेनिक एसिड हो गया, ये आपका इनऑर्गेनिक एसिड होगा। तो अगर ऑर्गेनिक एसिड को भी हम वाटर में देंगे, एक्वस सॉल्यूशन में देंगे, तो भी H प्लस एक्वस का फॉर्मेशन करेगा और CH3CO माइनस का फॉर्मेशन करेगा। तो ये था आपका सभी एसिड में कॉमन क्या है उसके बारे में। अब है आपका जो कॉमन यूज ऑफ सम एसिड। कुछ एसिड का कुछ कॉमन यूज होता है, उसको आपको याद ही रखना पड़ेगा डायरेक्टली वे में, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस एसिड का क्या काम होता है। यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो सबसे पहला है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, इन प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट्स। तो कॉमन सॉल्ट्स जो बनाते हैं जिसको NaCl कहते हैं, जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, उसके प्यूरिफिकेशन में HCl का यूज किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट किसको कहते हैं, जो सब्सटेंस साफ करने के वो मतलब कलर को डिस्कलर करने के काम में आता है, उसको हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग एजेंट। तो HCl को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम किया जाता है, ताकि हम डिफरेंट कलर के क्लोथ्स को फॉर्म कर पाए। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका एसिड है सल्फ्यूरिक। H2SO4 इसका फार्मूला होता है कॉमन यूज इन कार बैटरी। कार में जो बैटरी होता है उसमें हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है आपका इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो सल्फ्यूरिक एसिड को फर्टिलाइजर्स के तौर पर भी फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चर में भी हम लोग इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इन पेंट या फिर प्लास्टिक या फिर ड्रग। तो प्लास्टिक के फॉर्मेशन में करते हैं या फिर ड्रग का फॉर्मेशन में हम लोग H2SO4 का यूज़ करते हैं, और या फिर पेंट जो होता है, जो कलर किया जाता है कोई भी चीज़ को, उसमें भी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, इसको आर्टिफिशियल सिल्क के बनाने में काम आता है। इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, जितने सारे पेट्रोलियम मटेरियल होते हैं, उसके रिफाइनिंग में यूज़ किया जाता है। यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव, बिल्कुल। ट्राई नाइट्रोटोल्यून, TNT को हम लोग कहते हैं ट्राई नाइट्रोटोल्यून। TNT को बनाने में क्या जाता है, ट्राई ग्लिसरीन को भी बनाने में क्या आता है, ये दोनों जो है वो एक्सप्लोसिव होता है, बहुत ज़्यादा वो मतलब अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। यूज इन द
फर्टिलाइज़र्स, तो जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उसमें भी इसका नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ AU और AG, AU और AG मतलब गोल्ड एंड सिल्वर के प्यूरिफिकेशन जो होता है उसमें भी हम लोग नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बोनिक एसिड इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड लैंड फीस। तो सॉफ्ट ड्रिंक में हम लोग कार्बोनिक एसिड यूज़ करते हैं। जैसे अगर हाई प्रेशर पर वाटर में CO2 डिजोल्व करते हैं, वहाँ से कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो जो भी हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं और यहाँ पर थ्रोट में जो थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन देता है वो ड्यू टू क्या है, कार्बोनिक एसिड। इन स्टोमिक एज गैस्ट्रिक जूस, तो स्टोमिक में भी गैस्ट्रिक जूस में कार्बोनिक एसिड रहते हैं, मतलब यूज़ होता है। और इन टैनिंग इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनिक एसिड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ करते हैं, यूज इन द एंटी रस्ट पेंट एंड द फर्टिलाइजर्स। तो एंटी रस्ट पेंट किसको कहते हैं, रस्टिंग एक प्रोसेस है जो कि हम आपको पढ़ाए हुए हैं क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर में। ये है आपका एंटी रस्ट, तो रस्ट को नहीं होने देने वाले को एंटी रस्ट कहते हैं, और वो जो पेंट बनाया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं एंटी रस्ट पेंट। एंड फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में भी फॉस्फोरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका बोरिक एसिड को किस में यूज़ किया जाता है, आई वॉश में यूज़ किया जाता है। जैसे आँख को जो वॉश किया जाता है तो कुछ भी आप लगा लीजिए, उसको जो वॉश किया जाता है तो बोरिक एसिड ही उसमें रहता है। तो आई वॉश, उसका फिर टेल्कम पाउडर आता है एक, उसमें यूज़ किया जाता है, और डस्टिंग पाउडर में भी बोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एसिटिक एसिड को कुकिंग में यूज जाता है एज इन द फॉर्म ऑफ विनेगर में जो एसिड यूज होता है, जो उसमें साल्ट टेस्ट प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, एसिटिक एसिड ही होता है। तो एसिटिक एसिड कुकिंग में यूज होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ पिकल्स, जो अचार बनाते हैं हम लोग, पिकल्स बनाते हैं, उसमें भी हम लोग एसिटिक एसिड यूज करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन में भी हम लोग यूज करते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं तो उसमें भी एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं। और मैन्युफैक्चर ऑफ रबर, तो रबर जो बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग एसिटिक एसिड ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका लैक्टिक एसिड को पिकल्स में बनाने में यूज़ किया जाता है, और ये प्रेजेंट रहता है क्या, सार मिल्क में, जो मिल्क खट्टा हो जाता है उसमें भी लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहेगा आपको। बटर, मिल्क एंड कर्ड, इस समय भी आपको क्या होगा, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है। और ये कहाँ रहता है और कितना यूज होता है आपका एसिड का, ये सारा स्टोरी हो गया। तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक क्या, एसिड का क्लासिफिकेशन, और एसिड का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, और एसिड का यूज़। ये आपका एसिड का जितना सारा कंसेप्ट आपको पढ़ना था, सारा का सारा कंसेप्ट अब क्लियर होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट बेस, तो हम लोग बेस को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।